हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, असेसमेंट प्रोसीजर। लास्ट क्लास में हमने रिफंड ऑफ टैक्स का टॉपिक कंप्लीट किया था और आज की क्लास में बेटा हमने स्टार्ट करना है असेसमेंट प्रोसीजर। बेटा कोई भी टैक्स पेयर हो, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे एचयूएफ है या फर्म है या कंपनी है, उसको अपनी इनकम का ब्यौरा प्रीवियस ईयर के दौरान उसने जो भी इनकम कमाई है, उस इनकम का ब्यौरा उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है, जिसके लिए बेटा उसे क्या फाइल करनी होती है? इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर विवरण। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद फिर बेटा काम स्टार्ट हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपके द्वारा जो आईटीआर फाइल की गई है, उसको बेटा वो चेक करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपसे संबंधित जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर वो आपकी आईटीआर को बेटा वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि आपके द्वारा भरी गई रिटर्न सही है या नहीं है। आपने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स पे किया है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जो आईटीआर है, उसकी क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है जाँच करना। ठीक है? उसकी गहन जाँच की जाएगी और उसके बाद बेटा अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको बताई जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं हम? असेसमेंट। देखिए, असेसमेंट का बेटा मीनिंग अभी जो मैंने आपको बताया उसको लिखना कैसे है? हाँ जी बेटा, इसको बेटा रीड कर लीजिए, अभी मैंने यही बताया आपको। हाँ जी बेटा। अब क्वेश्चन अराइज़ ये होता है कि असेसमेंट जो प्रोसीजर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? उसके लिए बेटा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हाँ जी बेटा, असेसमेंट का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले बेटा स्टार्ट होता है सेल्फ असेसमेंट। सबसे पहली टाइप जो असेसमेंट के अंदर है सेल्फ असेसमेंट। सेकंड नंबर पे है बेटा समरी असेसमेंट। फिर है बेटा रेगुलर। और रेगुलर असेसमेंट की भी बेटा दो टाइप हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट। और लास्ट है बेटा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा पहले पूरे चैप्टर का आपको इसके माध्यम से। ठीक है? देखिए, सेल्फ असेसमेंट सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? हाँ जी बेटा, देखिए, सेल्फ असेसमेंट का बेटा आपको सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 140 ए। हाँ जी बेटा। समरी असेसमेंट का बेटा जो सेक्शन है, सेक्शन 143(1), सब सेक्शन 1। और फिर बेटा रेगुलर असेसमेंट में दो सेक्शन है, स्क्रूटनी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट का बेटा सेक्शन है 143 सब सेक्शन 3। और बेस्ट जजमेंट का बेटा सेक्शन 144। और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का बेटा सेक्शन 147। ये सभी सेक्शंस बेटा आपको एग्जाम में जरूर से जरूर लिखने हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या कहना चाहता है। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ सभी का। सेल्फ असेसमेंट में बेटा क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब कोई असेसी या टैक्स पेयर अपनी आईटीआर खुद फिल करता है। आईटीआर भर के बेटा जब कोई करदाता अपना आय का विवरण खुद दाखिल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और टैक्स लायबिलिटी को डिपॉजिट करवाता है, उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय द असेसी हिमसेल्फ। बाय द असेसी हिमसेल्फ। हाँ जी बेटा, जब कोई असेसी अपनी आईटीआर को खुद फाइल करे उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। क्या करेगा बेटा इसमें? आईटीआर की फाइलिंग और पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आप कहोगे सर, क्या हमारे देश में सभी लोगों को आईटीआर भरना आता है? जो कॉमर्स फील्ड से होगा वो तो अपनी आईटीआर भर सकता है, क्या नॉन कॉमर्स फील्ड का कोई पर्सन बेटा आईटीआर कैसे भरेगा? तो सेल्फ असेसमेंट कैसे पॉसिबल है?
बेटा मान लीजिए मुझे आईटीआर भरनी नहीं आती, ठीक है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं मान लीजिए मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आईटीआर भरनी नहीं आती, तो मैं किसी न किसी टैक्सेशन एडवाइज़र की हेल्प लूँगा, किसी सीए की हेल्प लूँगा, जिसको इनकम टैक्स की बेटा नॉलेज हो, जो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करता हो, या किसी एडवोकेट की सलाह लूँगा जो टैक्सेशन का एडवाइज़र हो। वो बेटा मेरी आईटीआर उससे मैं भरवाऊँगा, उसे भी बेटा सेल्फ असेसमेंट ही कहेंगे, ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को खुद टैक्स की नॉलेज नहीं है, तो अगर वो किसी से सलाह लेकर, किसी सीए से या किसी एडवोकेट से सलाह लेकर आईटीआर भरता है, तो बेटा वो भी सेल्फ असेसमेंट ही कहलाता है, ठीक है? और सेल्फ असेसमेंट कैसे भरी जाती है? ऑनलाइन। आजकल बेटा आईटीआर ऑनलाइन फिल की जाती है। तो ये बेटा सबसे पहली टाइप है, सबसे पहला मौका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को देता है, ठीक है जी? कौन से सेक्शन के अंडर ये मौका दिया जाता है? सेक्शन 140 ए के अंडर। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता से इस बात की उम्मीद करता है कि करदाता अपनी आईटीआर में जो भी दिखाएगा, ठीक है, वो सब सही होगा, उसमें किसी तरह का कोई छुपाव नहीं होगा। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता से एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? उसके बाद बेटा क्या है? नेक्स्ट क्या है? समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट में क्या होता है? समरी असेसमेंट का मतलब जैसे आईटीआर फिल कर दी करदाता ने, कौन से सेक्शन के अंडर? 140 ए के अंडर। 140 ए के अंडर बेटा जब कोई करदाता अपनी आईटीआर भरता है, तो उस आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है? कौन से सेक्शन के अंडर? 143(1) के अंडर। हाँ जी बेटा, इसमें क्या होगा? इसके अंदर बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर को क्या करता है? चेक करता है, चेक आईटीआर, ठीक है? और इसमें मेनली क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? इसमें बेटा चेक की जाती हैं अर्थमेटिकल एरर्स, कि आईटीआर के अंदर कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। और इस समरी असेसमेंट के अंदर बेटा असेसी से किसी तरह को कोई एविडेंस नहीं मांगा जाता, ना ही उससे कोई पूछताछ की जाती है, ठीक है? नो एविडेंस, इसके लिए बेटा किसी तरह का कोई एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है समरी असेसमेंट के लिए, और ना ही उससे कोई पूछताछ की जाएगी, नो इंक्वायरी, ठीक है जी? इसलिए इसका नाम समरी असेसमेंट लिखा हुआ है। जब किसी करदाता के द्वारा जो आईटीआर फिल की गई है, उस आईटीआर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाए। चेक किस चीज़ को किया जाएगा? अर्थमेटिकल एरर की, उसकी आईटीआर के अंदर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है। उसके उसके लिए बेटा इस समरी असेसमेंट में असेसी से किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मंगवाया जाता, ठीक है? कोई उससे रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा, और ना ही उसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई इंक्वायरी करवाई जाएगी, ठीक है? जो छोटे-मोटे बिजनेसमैन होते हैं या सैलरीड पर्सन होते हैं, उनके लिए बेटा मोस्टली समरी असेसमेंट की जाती है, ठीक है? चलिए, अब आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। हाँ जी बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर, यदि किसी करदाता के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो जाता है, डाउट हो जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, पूरी तरह से इनकम को छुपाया है, ठीक है? तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस करदाता के खिलाफ, उस करदाता के विरुद्ध स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है। स्क्रूटनी असेसमेंट बेटा किसके अगेंस्ट की जाती है? अगेंस्ट द टैक्स इवेडर्स। इवेडर का मतलब होता है चोरी करता, जिन्होंने चोरी की है, टैक्स की चोरी। इसमें क्या किया जाता है बेटा? स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर इंक्वायरी की जाती है, इसके अंदर करदाता के खिलाफ इंक्वायरी करवाई जाएगी। उससे बेटा क्या मांगे जाएंगे? एविडेंस मांगे जाएंगे, ठीक है जी? एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ उसके जो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हैं, हाँ जी बेटा, पिछले सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मंगवाए जाएंगे। उससे बेटा पूछताछ की जाएगी। ये सारा स्क्रूटनी असेसमेंट में होगा। मोस्टली जो स्क्रूटनी असेसमेंट की जाती है बेटा, स्क्रूटनी असेसमेंट मोस्टली उन लोगों के खिलाफ की जाती है जो शहर के हाईलाइटेड पर्सन होते हैं। सोसाइटी के अंदर बेटा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो शहर के जाने माने लोग होते हैं, ठीक है? जिनकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में, बट वो अपनी आईटीआर में इनकम कम शो कर रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके ऊपर क्या हो गया? संदेह हो गया है कि ये बंदा भाई खूब इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है, बट इसका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स कम कम पे करता है। तो ऐसे
टैक्स पेयर से अगेंस्ट जो असेसमेंट करवाई जाती है उसे बेटा कहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंडर बेटा ये असेसमेंट की जाती है। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेटा कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 144। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेटा क्या होता है, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए कोई करदाता है, ठीक है, साल में बेटा अच्छी भली वो इनकम भी कमाता है, बट उसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं बट अपनी आईटीआर नहीं भरते। ऐसा कोई भी करदाता, ऐसा कोई भी व्यक्ति, सॉरी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इनकम तो अर्न कर रहा है परंतु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई ड्यू डेट तक उसने आईटीआर फाइल नहीं करी, ठीक है, उसके बावजूद भी बार बार उसको वार्निंग नोटिस देने के बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो आईटीआर अपनी इनकम का ब्यौरा सबमिट नहीं करवा रहा, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद असेसमेंट करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो आईटीआर नहीं भर रहा है उसकी बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने जजमेंट से, अपने विवेक से असेसमेंट करेगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी उचित लगेगा वो उसकी इनकम डिसाइड कर लेगा, भाई इस व्यक्ति की इतनी इनकम बनती है और उसके ऊपर उससे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। तो ये जो असेसमेंट है किन के अगेंस्ट की जाती है? ये बेटा उनके अगेंस्ट की जाती है दोज हु डू नॉट फाइल आईटीआर, दोज हु डू नॉट फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है जी। जिनकी इनकम तो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, कर मुक्त सीमा से ज़्यादा है, परंतु आईटीआर नहीं भर रहे, तो उनके अगेंस्ट जो असेसमेंट करवाई जाती है दैट इज बेस्ट जजमेंट, सेक्शन 144। और लास्ट है बेटा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, इसको बेटा रीअसेसमेंट भी बोलते हैं, इसका एक नाम और है रीअसेसमेंट। हाँ जी बेटा, अब सुनिए ध्यान से। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई असेसी है, हाँ जी बेटा, कोई असेसी है जिसकी कोई इनकम टैक्स लगने से बेटा रह गई है, किसी करदाता के ऊपर टैक्स लगाया गया, कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 143(1) के अंडर, या सेक्शन 143(3) के अंडर, या सेक्शन 144 के अंडर। हाँ जी बेटा, और कोई इनकम रह गई है उसकी। सिंपल सी बात है बेटा, जब किसी करदाता की कोई ऐसी इनकम रह जाए जिसके ऊपर बेटा, जिसको आईटीआर में ना दिखाया गया हो, जिसके ऊपर टैक्स लगने से करदाता बच गया हो, तो ऐसी इनकम को बेटा दोबारा से उस रीअसेस किया जाएगा, उसकी आईटीआर को दोबारा से क्या किया जाएगा, रीअसेस। उस असेसमेंट को बेटा बोलते हैं इनकम एस्केपिंग। नाम से ही क्लियर है, देखो एस्केपिंग का मतलब क्या होता है, बच जाना। ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगने से बच गई हो, जो इनकम टैक्स लगने से रह गई हो, ठीक है, जो इनकम बेटा टैक्स लगने से रह गई हो। मैं लिख देता हूँ, इफ एनी इनकम ऑफ द असेसी has escaped from assessment, ठीक है जी। जब किसी व्यक्ति की कोई इनकम असेस होने से रह गई हो तो उसके अगेंस्ट फिर क्या करवाई जाएगी, इनकम एस्केपिंग या रीअसेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई करदाता है, उसका सारा असेसमेंट हो चुकी है, टैक्स भी वो बेटा पे कर चुका है, ठीक है। बाद में पता लगा कि उस असेसी की इंडिया के बाहर सिंगापुर में कोई प्रॉपर्टी है जहां से वो इसकी इनकम आ रही है, उसके ऊपर टैक्स लगना रह गया। उसकी यूएसए में से कोई इनकम आ रही है, उसके ऊपर टैक्स लगना रह गया। तो ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगने से बेटा जो रह गई हो, उसको दोबारा से टैक्स में शामिल करने के लिए बेटा उसकी सेक्शन 147 के अंडर क्या की जाएगी, रीअसेसमेंट, जिसको हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बोलते हैं। चलिए, हाँ जी बेटा, आगे मूव करते हैं। अब वन बाय वन बेटा हमने डिटेल में करना है। देखिए, आज मैं आपको डिटेल में बेटा सिर्फ करवाऊंगा सेल्फ असेसमेंट। आज डिटेल में बेटा हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सेल्फ असेसमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट
अंडर सेक्शन 140A का मीनिंग क्या है? अभी अभी मैंने बताया, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करदाता को ये मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी आईटीआर को भरे और उसमें अपनी इनकम्स को डिक्लेयर करे, और करदाता से ये उम्मीद की जाती है कि जो भी इनकम वो डिक्लेयर करेगा वो सही होगी, ईमानदारी से सारी इनकम शो करेगा। तो इस सिचुएशन को बेटा क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट। देखिए इसको लिखना कैसे है बेटा एग्जाम में, देखिए क्या कहता है, इन दिस काइंड ऑफ असेसमेंट income tax department gives the opportunity to the assessee to disclose his income। डिस्क्लोज का मतलब होता है अपनी इनकम को शो करना, टू शो, प्रदर्शित करना, ठीक है जी। और ट्रूथफुली, सच्चाई से या ईमानदारी से, ऑनेस्टली भी लिख सकते हो, ठीक है जी। द डिपार्टमेंट एज्यूम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एज्यूम करता है? द इनकम डिक्लेयर्ड बाय द असेसी इज ट्रू, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि असेसी के द्वारा दिखाई गई इनकम ट्रू है, बट साथ में वो बेटा उसके ऊपर नज़र भी रखेगा, ठीक है जी। उसके ऊपर नज़र रखेगा कि वो साल में उस करदाता ने जो जो ट्रांजेक्शन्स की हैं उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि बाद में चेक भी करना है ना कि जो इनकम वो बता रहा है वास्तव में वो सही है या नहीं है, या वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी बेटा सच्चाई को भी चेक किया जाएगा। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस असेसी के द्वारा, उस करदाता के द्वारा साल के दौरान जितने भी लेन देन किए गए हैं उन पे भी नज़र रखी जाती है। तो क्योंकि असेसी खुद अपनी इनकम कैलकुलेट करता है और खुद ही बेटा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट का मौका है ये कौन दे रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है। किसको? करदाता को। कौन से सेक्शन के अंडर? 140A के अंडर। अब सुनिए आगे। अब बेटा सुनते हैं, इसको समझते हैं, सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ एक केसेस ले रहा हूँ सेल्फ असेसमेंट के। सबसे पहले बेटा, सेल्फ असेसमेंट के केस में करदाता को क्या क्या पे करना पड़ सकता है? सेल्फ असेसमेंट के केस में बेटा करदाता को एक तो बेटा टैक्स पे करना पड़ सकता है, टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बेटा ब्याज पे करना पड़ सकता है यदि उसने आईटीआर देरी से फाइल की है, ठीक है। एक बेटा उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे बेटा तीन चीज़ें हैं, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ठीक है। तो हम तीनों के बारे में बेटा पहले चर्चा कर लेते हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो उसके लिए मैं डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ केस नंबर 1। हाँ जी बेटा केस नंबर 1 देखिए, ये कोई असेसी है बेटा, ये एक असेसी है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, हमने इसकी प्रीवियस ईयर 19-20, प्रीवियस ईयर 19-20 में इसने जो भी अर्न किया उसके ऊपर टैक्स लगाना है। और असेसमेंट ईयर, ये बेटा असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 20-21, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर 19-20 में जो भी इसने अर्न किया है उसके ऊपर 20-21 में बेटा इसको टैक्स देना पड़ेगा। यस और नो? यस सर देना पड़ेगा बिल्कुल। अब सुनिए 20-21 में जो उसकी आय का विवरण दाखिल करने की डेट है, आईटीआर मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो 31 जुलाई है। सपोज करो 31 जुलाई 2020 तक उसको आईटीआर भरनी थी। 19-20 में जो भी उसने कमाया उसका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कौन सी डेट तक देना है? 31/7/2020। ये 31/7/20 बेटा क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा ये है ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ आईटीआर, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर, या लास्ट डेट भी कह सकते हो इसको बेटा, ड्यू डेट कह लीजिए या डेडलाइन। ये बेटा डेडलाइन है, यानी कि इस डेट तक आईटीआर हर हाल में फिल करनी है। तो 4 महीने का टाइम दिया जा रहा है। 1 अप्रैल, ये बेटा अप्रैल है, 1/4/20, 1/4/20 को से लेकर 31/7/20 तक 4 महीने का टाइम होता है, अप्रैल मई जून जुलाई नॉर्मली। एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, एक इंडिविजुअल के लिए आईटीआर की नॉर्मली बेटा जो आईटीआर की लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट, वो है 31/7/2020। अब इस डेट से पहले पहले यदि आईटीआर भर दी जाती है, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने क्या किया, हाँ जी बेटा मिस्टर एक्स ने आईटीआर भर दी, कौन सी डेट को? मान लेते हैं बेटा उसने भर दी 15 जून को,
15 जून को बेटा उसने ITR भर दी, 15 जून 2020 को, ठीक है जी। 15 जून 2020 को उसने अपनी ITR भर दी और जो भी बेटा उसका टैक्स बनता था, सपोज कीजिए उसका जो टैक्स बनता है, हाँ जी बेटा, उसका टैक्स जो ड्यू हुआ, सपोज करो उसका टैक्स ड्यू हुआ है बेटा 20,000 रुपये, 20,000 रुपये उसका टैक्स बनता है उसकी टोटल इनकम पे, ठीक है। तो ये बेटा 20,000 रुपये टैक्स उसने 15 जून को डिपॉजिट करवा दिया। तो इस टैक्स को यहाँ पे बेटा बताओ क्या कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी लगेगी इस सिचुएशन में? हाँ जी बेटा, इस सिचुएशन में कोई ब्याज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सारा काम उसने ड्यू डेट से पहले कर दिया है। तो यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ, हाँ जी बेटा, नो इंटरेस्ट, ना तो बेटा कोई इंटरेस्ट लगेगा और ना ही कोई पेनल्टी लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पहले पहले अपनी ITR भर दी है। तो इस केस में बेटा ये जो 20,000 रुपये टैक्स उसने चुकाया, इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये टैक्स उसने पे कर दिया, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेटा ₹20,000, ये आंसर हो गया जो उसने पे किया, ठीक है। ये बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, आपको टैक्स के रेट मालूम है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, दूसरा केस सुनिए। हाँ जी बेटा, दूसरा केस क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बेटा फिर मैं ले रहा हूँ मिस्टर एक्स, असेसी वही है, प्रीवियस ईयर 19-20। हाँ जी बेटा, इनकम कौन से ईयर की है? प्रीवियस ईयर 19-20 की। और ये बेटा असेसमेंट ईयर है हमारा, ये असेसमेंट ईयर हो गया बेटा 20-21। फिर से बेटा वही 1/4/20 से लेकर और 31/7, ये बेटा 31 मार्च 21, और बीच में बेटा आय का विवरण दाखिल करने की डेट, ये है लास्ट डेट 31/7/20। 31/7/20 बेटा क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो बेटा मैं लिख देता हूँ, हाँ जी बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, DDFR, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ये लास्ट डेट है बेटा, ठीक है। डेडलाइन, इसको डेडलाइन भी कह सकते हैं आप। अब सुनिए ध्यान से, मिस्टर एक्स ने क्या किया? हाँ जी बेटा, ये एसएससी है मिस्टर एक्स, उसने जो अपनी ITR भरी है, ध्यान से सुनिएगा, उसने बेटा ITR भरी है, सपोज करो मैं एज्यूम कर रहा हूँ 20 अक्टूबर को, 20/10/21 को ITR भरी है। हाँ जी बेटा, ITR भरी है 20/10/20 को, सॉरी, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले मुझे बेटा ये देखना पड़ेगा कि उसने जो अपनी ITR जो है वो कितना टाइम लेट भरी है। हाँ जी बेटा, पहले मैं लिख दूँ ये क्या डेट क्या है? ये 20/10/20 किस चीज़ की डेट है? एक्चुअल डेट। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ADFR। ADFR का मतलब एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। हाँ जी बेटा, ये एक्चुअल डेट है, ठीक है। रिटर्न भरनी कौन सी डेट को थी? 31 जुलाई तक, और भरी कब है बेटा? यहाँ पे 20 अक्टूबर को। और मान लीजिए उसका जो टैक्स बनता है, हाँ जी बेटा, उसका टैक्स कितना बना? हाँ जी बेटा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मिस्टर एक्स का जो टैक्स बनता है, टैक्स पेबल, वो बेटा टैक्स पेबल रुपीज़ मान लेते हैं 20,000 ही है, 20,000 रुपये उसका टैक्स बनता था। अब ध्यान से सुनिए, उसने अपनी ITR जो फिल की है उसमें कितने मंथ्स का बेटा डिले कर दिया? पहले बेटा चेक करो कि उसने जो ITR भरी है, ITR भरने में बेटा डिले कितने टाइम का किया है। तो यहाँ बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप निकाल लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का बेटा गैप कितना बना? देखिए, जुलाई से बेटा अक्टूबर, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बेटा 20 दिन, 2 महीने 20 दिन बेटा वो लेट हो गए, ठीक है। 31 जुलाई को ITR भरनी थी और 20/10 को भरी है, तो बेटा कितने यहाँ पे 2 मंथ्स और 20 डेज, इतना टाइम बेटा वो लेट हो गया। इसको बेटा एज पर
इनकम टैक्स रूल जो 20 डेज हैं, 20 डेज को भी बेटा फुल मंथ ट्रीट कर लेंगे। 20 डेज को भी बेटा फुल मंथ ट्रीट करेंगे तो ये कितने मंथ्स हो जाएंगे? हाँ जी बेटा, कितने मंथ्स इनको एज्यूम कर लेंगे? ये बेटा 3 मंथ्स माने जाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसीडर्ड एज फुल मंथ। ठीक है, तो ये बेटा 3 महीने इनको मान लेंगे। तो 3 महीने का बेटा इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा मिस्टर एक्स को। अब मिस्टर एक्स 3 महीने का जो ब्याज पे करेगा, ध्यान से सुनिए। मिस्टर एक्स जो 3 महीने का ब्याज, ये ब्याज इस पे लगेगा 20,000 पे। ये 20,000 पे बेटा वो हैं जो 31 जुलाई तक चुका देने चाहिए थे उसको। 31 जुलाई तक इसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी, बट उसने पेमेंट कब की है? 20 अक्टूबर को बेटा पेमेंट की है। तो यानी कि ये 20,000 पे उसने कितने महीने, 2 महीने 20 दिन बेटा लेट पे किए हैं, तो इसके ऊपर उसको ब्याज भी देना पड़ेगा 20,000 का। हाँ जी बेटा, 1%। ब्याज का रेट बेटा 1% है, इंटरेस्ट का रेट रहेगा 1% पर मंथ, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो 1% पर मंथ कितने? फॉर 3 मंथ, 3 महीने का। तो ये बेटा 600 रुपये इंटरेस्ट के भी देने पड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट बेटा कितना देना पड़ गया उसको? 20,000 और 600। टोटल अमाउंट टू बी पेड। अभी बेटा मैं पेनल्टी की बात नहीं कर रहा, हालांकि इस केस में बेटा पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, बट अभी मैं पेनल्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ब्याज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20,000 प्लस 600। हाँ जी बेटा, ₹20,600 बेटा उसको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चलो पेनल्टी की भी। हाँ जी बेटा, पेनल्टी की बात करते हैं। पेनल्टी बेटा लगेगी या नहीं लगेगी, सुनिए ध्यान से। पेनल्टी के लिए पहले आपको ये देखना है। हाँ जी बेटा, चलो बेटा ऐसा करते हैं, पेनल्टी अभी नहीं लेते, नहीं तो सारा होच पोच हो जाएगा। अभी मैं पेनल्टी को इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ जी, तो पेनल्टी के बारे में मैं लिख देता हूँ, विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 2 चीज़ों की चर्चा करूँगा, टैक्स की और इंटरेस्ट की, क्योंकि अगर पेनल्टी को भी मैंने ले लिया तो आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। पेनल्टी वाले पॉइंट को मैं सेपरेट आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब आ जाइए केस नंबर 3 पे। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया केस नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 बेटा क्या है? केस नंबर 3 बेटा ये है, फिर से। हाँ जी बेटा, मान लीजिए असेसी की इनकम वही बेटा प्रीवियस ईयर 19-20 है, और असेसी कौन है? हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स। ठीक है, अब 1/4/20। हाँ जी बेटा, और यहाँ पर बेटा मैंने लिख दिया वही आय का विवरण दाखिल करने की डेट 31/7/20। ये बेटा क्या है? DDFR, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। हाँ जी बेटा, अब सुनिए, ये जो ड्यू डेट है, ध्यान से सुनना बेटा, ड्यू डेट बेटा एक्सटेंड हो गई। कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यू डेट को बेटा एक्सटेंड भी कर सकता है। जैसे कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से, ठीक है, कोविड की वजह से बेटा लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट इस डेट को बेटा आगे एक्सटेंड भी कर सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया, 31 जुलाई की बजाय इसको बेटा कर दिया 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर, 30/9/20, ये बेटा क्या है? ये है एक्सटेंडेड डेट। हाँ जी बेटा, इसके आगे मैं ई और लगा देता हूँ, एक्सटेंडेड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है बेटा, पहले ड्यू डेट क्या थी? लास्ट डेट 31/7/20 थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? उस डेट को एक्सटेंड कर दिया, 30/9/20 कर दिया। ठीक है, और मिस्टर एक्स ने जो अपनी ITR भरी है, एक्चुअल डेट, हाँ जी बेटा, एक्चुअल डेट क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एक्चुअल डेट बेटा है, मान लीजिए
सपोज करो बेटा एक्चुअल डेट है 15 या 10 अक्टूबर, 10/10/20। ठीक है बेटा, और टैक्स कितना बनता है उसका? हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का जो टैक्स बनता है वो बेटा 20,000 है। अब सुनिए ध्यान से, मिस्टर एक्स ने जो टैक्स पे करना था वो बेटा 20,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना था। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जो बेटा उस आय का विवरण दाखिल करने की, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 30/9 कर दी है, यानी कि जो टैक्स 30/9 को भरना था वो 10/10 को भरा है उसने। जो टैक्स कौन सी डेट को चुकाना चाहिए था, 30/9/20 को चुकाना चाहिए था, वो 10 अक्टूबर 20 को चुकाया। तो कितने दिन बेटा लेट? 10 दिन बेटा लेट हो गया। कितना गैप है यहाँ इन दोनों में? 10 डेज। 10 डेज बेटा असेसी लेट हो गया। तो 10 दिन को बेटा क्या मान लेंगे? 1 मंथ। 10 दिनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 मंथ में। तो इंटरेस्ट बेटा कितना बनेगा सुनिए। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा? 20,000 का 1% और बेटा 1 मंथ, तो यहाँ बेटा 200 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। तो 20,000 तो बेटा टैक्स के और 200 रुपये ये, तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? हाँ जी बेटा, टोटल अमाउंट बेटा पे करना पड़ेगा 20,000। हाँ जी बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल 20,200 रुपये बेटा देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो एक बेटा ये भी केस हो सकता है। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए। हाँ जी बेटा, अब केस नंबर 4 है बेटा। केस नंबर 4 में फिर मैंने वही लिया, एक असेसी है मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, असेसमेंट ईयर बेटा उसका 2021 है, जिसमें उसको अपनी आईटीआर फिल करनी है। और आईटीआर फिल करने की बेटा ड्यू डेट ये है, जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, वो बेटा उसकी थी 31 जुलाई। ठीक है जी, 31 जुलाई 2020। और उसकी बेटा इनकम कितनी है? अब मैं मिस्टर एक्स की बेटा टोटल इनकम ले रहा हूँ इस सम में। अभी तक तो मैं टैक्स ले रहा था 20,000, अब मैं उसकी क्या ले रहा हूँ? टोटल इनकम। सपोज करो मिस्टर एक्स की बेटा टोटल इनकम जो बनती है, आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल इनकम, सपोज करो इसकी है 6,27,500। ये बेटा मैंने उसकी टोटल इनकम ले ली। ठीक है। अच्छा, टीडीएस। टीडीएस बेटा कुछ उसकी कुछ इनकम ऐसी हैं जिसपे टीडीएस कटा हुआ है। टीडीएस बेटा कटा हुआ है, सपोज करो, हाँ जी बेटा 15,000 रुपये। और एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स बेटा उसने कितना पे किया हुआ है? एडवांस टैक्स उसने पे कर रखा है 20,720। 20,720 रुपये बेटा उसने एडवांस टैक्स के भी पे किए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। हाँ जी बेटा सुनिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने अपनी बेटा आईटीआर जो है वो फाइल ही नहीं करी, आईटीआर नॉट फाइल्ड। और मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब आईटीआर फाइल ना की जाए तो ऐसे असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है बेटा। जो करदाता अपनी आय का विवरण आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट सेक्शन 144 के अंडर बेटा क्या की जा सकती है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे व्यक्ति की खुद इनकम कैलकुलेट करेगा और उसका जितना टैक्स बनेगा वो उससे वसूल करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ मिस्टर एक्स ने आईटीआर फिल नहीं करी, तो उसके ऊपर बेटा क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? बेस्ट जजमेंट। और मान लेते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंतर्गत जब कार्यवाही की गई, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंतर्गत जब उसके ऊपर कार्यवाही की गई, तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ, और वो कार्यवाही कौन सी डेट को कंप्लीट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? बेटा मान लेते हैं 15 फरवरी को, 15 फरवरी 21 को।
15 फरवरी 21 को ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की गई है, किसके अगेंस्ट? एक्स के अगेंस्ट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे करेगा? देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे क्या क्या लेगा, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेटा उसकी इनकम देखी, टोटल इनकम 6,27,000 उसकी 500 है। इसके ऊपर पहले टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹6,27,500। हाँ जी बेटा, 6,27,500 पे पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा? हाँ जी बेटा, फर्स्ट ₹250 मान लेते हैं मिस्टर एक्स की जो एज है वो बिलो 60 है, तो पहले 2.5 लाख तक नहीं, अगले 2.5 लाख पे बेटा, अगले 2.5 लाख पे 5% लगेगा, यानी कि 1,25,000, सॉरी 12,500। 2.5 और 2.5 5 लाख पे बेटा टैक्स लग गया, तो बचे कितने? बचे बेटा 1,27,500। इसके ऊपर बेटा लगेगा 20%, तो 1,27,500 का बेटा 20% कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनेगा। हाँ जी बेटा, ये बनेगा बेटा 25,500। तो दोनों को ऐड कर दिया 38,000, और सेस बेटा 4%, 1,520 रुपये बेटा ये बनेगा। तो 39,520 रुपये बेटा बन गया टैक्स। किसका? मिस ये क्या बनेगा? ग्रोस टैक्स। ये मिस्टर एक्स की ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आई है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा क्या करेगा इसमें से लेस? एक तो बेटा एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स बेटा 20,720, 20,720 रुपये तो एडवांस टैक्स के उससे ले लिए जाएंगे, 20,720 रुपये सॉरी एडवांस टैक्स के उसके एडजस्ट हो जाएंगे। एक बेटा TDS के एडजस्ट हो जाएंगे। TDS पहले 15,000 पे TDS कटा हुआ है, तो इन दोनों को बेटा माइनस कर दीजिए। 35,000 बेटा 720 रुपये माइनस हो जाएंगे। 39,520 में से 35,720 रुपये बेटा माइनस हो गए, तो 3,800 बेटा उसका बनता है टैक्स पेबल। ये वो अमाउंट है जो उसे पे कर देना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कौन सी डेट को पे कर देना चाहिए था? ये बेटा इस डेट को पे कर देना चाहिए था, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, उसने तो ITR भरी नहीं। ITR भरे नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने विवेक से, असेसिंग ऑफिसर ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर दी, जो कि 3,800 बनती है, और ये 3,800 उससे मांगे गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा 3,800 के अलावा क्या मांगेगा उससे? 3,800 के अलावा बेटा और क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी तो लगेगा। चलो अब इंटरेस्ट बेटा सुनिए, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये 3,800 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कौन सी डेट को मिल जाने चाहिए थे? 31/7 तक, जबकि बेटा ये मिले कौन सी डेट को? 15 फरवरी। तो कितना डिले हो गया? पहले पीरियड ऑफ डिले निकाल लो। हाँ जी बेटा, यहाँ गैप निकालिए, ये टाइम पीरियड कितना बन रहा है? देखो बेटा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 15 दिन बेटा फरवरी के, तो 6 महीने बेटा 15 दिन, 6 मंथ्स और 15 डेज बेटा बन रहा है। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, यही बनेगा। ठीक है, 6 मंथ्स 15 डेज को बेटा हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 7 मंथ्स में, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ को बेटा फुल मंथ ट्रीट करना है, तो 7 मंथ्स में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब बेटा आप इसको 7 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 7 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 7 मंथ्स का बेटा बनेगा 3,800। हाँ जी बेटा, 3,800 रुपीज़ के ऊपर 1% इंटरेस्ट, और बेटा 7 मंथ्स का, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, ये बेटा बनेगा 266। तो टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय मिस्टर एक्स। अभी बेटा मैं पेनल्टी की बात नहीं कर रहा, वैसे तो पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, बट अभी मैं पेनल्टी के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो टैक्स बेटा कितना? टैक्स तो बना 3,800 रुपये, और साथ में बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बेटा 266,
तो टोटल मिला के 3000 4000 बेटा 66 हो जाएंगे, 4066। ये अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। एक बेटा ये भी केस हो सकता है। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 में बेटा फिर मैंने ले लिया मिस्टर एक्स। ये बेटा उसकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, ड्यू डेट कह लीजिए या लास्ट डेट। और एक्चुअल डेट बेटा उसकी है, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न बेटा मान लीजिए 31 अक्टूबर है। 31/10/20 को बेटा उसने अपनी रिटर्न फाइल की है। और मिस्टर एक्स की बेटा पूरे साल की प्रीवियस ईयर जो उसका था 1920, उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए टैक्सेबल इनकम बेटा उसकी है ₹2 लाख, 2,10,000 रुपये बेटा उसकी टैक्सेबल इनकम है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब बेटा ध्यान से देखिए, जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, हाँ जी बेटा, वो एग्जम्पशन लिमिट से क्या है, कम है। 2,10,000 रुपये बेटा जो उसकी टैक्सेबल इनकम है, वो क्या है, बिलो एग्जम्पशन लिमिट। हाँ जी बेटा, अगर इनकम ही बिलो एग्जम्पशन लिमिट हो, हाँ जी बेटा, यदि किसी करदाता की पूरे साल की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से बेटा कम हो तो उसका टैक्स ही नहीं बनेगा। टैक्स बेटा कितना बनेगा, टैक्स लायबिलिटी नील बनेगी। और ध्यान से सुनिए, जब किसी की टैक्स लायबिलिटी नील बनती हो तो उसने बेटा जो आईटीआर बेटा चाहे ड्यू डेट से पहले फाइल की हो या ड्यू डेट के बाद, हाँ जी बेटा, चाहे वो ड्यू डेट से पहले फाइल करे या ड्यू डेट के बाद फाइल करे, कोई ब्याज नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। हाँ जी बेटा, नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी, पेनल्टी भी बेटा नील, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है जी, क्योंकि बेटा उसका टैक्स ही नहीं बनता तो इंटरेस्ट क्या पे करेगा। हाँ जी बेटा, एक सिक्स्थ केस बेटा, लास्ट केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आय का विवरण दाखिल करने की जो डेट है वो तो है 31 जुलाई, डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर बेटा 31 अक्टूबर है। ठीक है, बट उसका जो टैक्स बनता है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का जो टैक्स बनता था कौन से ईयर की इनकम के ऊपर, प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम के ऊपर। सपोज करो बेटा वो 20,000 रुपीज़ उसका टैक्स बनता है। उसने क्या किया, 20,000 रुपये टैक्स जमा करवा दिया ड्यू डेट से पहले पहले ही। सपोज करो बेटा उसने 15 जून 2020 को सेल्फ असेसमेंट टैक्स 20,000 रुपये बेटा जमा करवा दिया। ठीक है, उसने अपने एडवाइज़र से, टैक्सेशन एडवाइज़र से उसकी कैलकुलेशन करवा ली कि मेरा इस साल का टैक्स कितना बनेगा, और टैक्सेशन एडवाइज़र ने उसकी कैलकुलेशन करके बता दिया जी इस साल का आपका 20,000 रुपये टैक्स बनेगा। ठीक है जी, और मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, ये मेरी तरफ से आप पे कर दो। उसने 20,000 रुपये निकाल के दे दिए अपने एडवाइज़र को और 20,000 रुपये की उसने पेमेंट कर दी, बट आईटीआर नहीं भरी। आईटीआर उसने भरी बेटा 31 अक्टूबर को जाके। अब ध्यान से सुनना, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया जा चुका है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स तो 31 जुलाई से पहले, कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, आय का विवरण बेटा बाद में फाइल करते हैं, आईटीआर बाद में फाइल करते हैं, बट अपने टैक्स की पेमेंट पहले ही कर देते हैं। तो यदि ऐसे ही कोई सिचुएशन है जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दी गई हो परंतु आईटीआर बाद में फिल की गई हो, तो इस केस में बेटा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द असेसी। हाँ जी बेटा, बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, अब इन बातों को हम फटाफट से रीड करते हैं कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। जो बेटा केसेस मुझे समझाने थे वो मैंने सारे समझा दिए। अब इसको एग्ज़ाम में आप लिखोगे कैसे, उस पे आते हैं। लो बेटा, इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ।
हाँ जी बेटा, प्रोसीजर ऑफ सेल्फ असेसमेंट बेटा क्या है? सबसे पहले असेसी बेटा क्या करेगा, अपनी इनकम को कैलकुलेट करेगा। उसकी जो सैलरी हेड की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम, अदर सोर्सेज हेड की इनकम, जो भी उसकी वेरियस सोर्सेज हैं, वेरियस सोर्सेज या वेरियस हेड्स कह लो, उसकी इनकम को वो कैलकुलेट करके आईटीआर में दिखाएगा। उसके बाद बेटा वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, या जो एग्जम्पशंस बनती हैं, या जो उसके पिछले सालों के लॉस हैं, उनको एडजस्ट करेगा। ठीक है, पिछले सालों का कोई लॉस हो तो उसको हम बेटा कैरी फॉरवर्ड करके क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, तो सारी एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। सबसे पहले वो अपनी इनकम्स कैलकुलेट करेगा। इनकम्स कैलकुलेट करके बेटा अपनी जीटीआई निकालेगा। फिर उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से वो एडजस्टमेंट करेगा और जितनी भी डिडक्शंस हैं 80C से 80U की, वो क्लेम करके अपनी टोटल इनकम निकालेगा। उसके बाद बेटा असेसी क्या करेगा, उसके बाद जो करदाता है अपनी टोटल इनकम पे बेटा क्या कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद यदि प्रीवियस ईयर के दौरान उसने किसी तरीके का एडवांस टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से ही दे रखा है, या टीडीएस, या उसकी कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर क्या कटा हुआ है टीडीएस, जैसे बैंक एफडी का ब्याज, तो उनको बेटा वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि कुछ अमाउंट बच जाता है तो वो बेटा उसको पे करना पड़ेगा एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। और ये पैसा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का है उसे हर हाल में ड्यू डेट से पहले पे करना होगा। अदरवाइज यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उस केस में उसको बेटा इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 234A। ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ये सेक्शन 234A के अंडर। तो ये बेटा सारा प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये बेटा मैं सारी बातें बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए, हम साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है इंटरेस्ट के बारे में बेटा। सबसे पहली बात, इफ द असेसी फेल्स टू फाइल द रिटर्न, यदि असेसी ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता है, यानी कि लेट हो जाता है, तो उस केस में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे पहला केस, जब आईटीआर लेट फाइल की जाए तो उस केस में देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ डेडलाइन डेट, जो आपकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट से बेटा जो नेक्स्ट डेट होगी उस डेट से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी बेटा, कहाँ से कहाँ तक का इंटरेस्ट लगेगा, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द डेडलाइन डेट। डेडलाइन डेट का मतलब है बेटा लास्ट डेट। ठीक है, टू द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। अभी मैंने जो एग्जांपल्स करवाए हैं उसमें यही बताया गया है। चलिए, दूसरा केस बेटा ये भी हो सकता है, मान लीजिए उसने आईटीआर भरी ही नहीं। हाँ जी बेटा, उसने आईटीआर भरी ही नहीं। एक केस मैंने ऐसा भी बताया था, जब करदाता ने आईटीआर ही ना भरी हो। आईटीआर ही ना भरी हो तो उसके में करदाता के अगेंस्ट कौन सी असेसमेंट करवाई जाएगी, बेस्ट जजमेंट। उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी इच्छा से उस करदाता के अगेंस्ट असेसमेंट करेगा। तो उस केस में ब्याज कहाँ से कहाँ तक का लगेगा, उस केस में बेटा ब्याज लगेगा ड्यू डेट से लेके, ड्यू डेट का मतलब लास्ट डेट, लास्ट डेट से लेके टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये केस भी बेटा मैंने आपको करवाया था, आई थिंक ये केस नंबर 5th था। जो अभी मैंने 6 केसेस करवाए उसमें शायद 4th या 5th केस बेटा ये था, आप देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद बेटा और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इंटरेस्ट के बारे में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान रखना है, कितने परसेंट। हाँ जी बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1%। और 1% बेटा ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट। और 1% पर मंथ, और फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। पार्ट ऑफ मंथ का मतलब बेटा, पार्ट ऑफ मंथ का मतलब है पार्ट ऑफ द मंथ, चाहे वो बेटा लेस देन 15 डेज हो या ग्रेटर देन 15 डेज हो, उसको आपने क्या कंसीडर करना है, फुल मंथ कंसीडर करना है। चलिए, हाँ जी बेटा, आगे क्या कहता है। हाँ जी बेटा, अब कहता है कि इफ आईटीआर इज नॉट फाइल्ड। हाँ जी बेटा, इफ आईटीआर इज नॉट फाइल्ड एट ऑल, यदि आईटीआर फाइल ही नहीं की गई। ठीक है, आईटीआर तो फाइल की नहीं है,
बट सेल्फ असेसमेंट टैक्स का अमाउंट पे किया जा चुका है बिफोर ड्यू डेट। हाँ जी बेटा, ड्यू डेट से पहले करदाता जितना भी टैक्स बनता था वो सारा पे कर चुका, बट आईटीआर उसने लेट फाइल की है, तो उस केस में बेटा इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बेटा वो अमाउंट तो पे कर ही चुका है। ठीक है, जितना टैक्स का बनता था वो ड्यू डेट से पहले दे चुका है। इसका भी बेटा हमने केस किया था, लास्ट केस 6th केस बेटा इसी का था। चलिए उसके बाद बेटा बात करते हैं हम, हाँ जी बेटा, ये पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है जो अभी तक मैंने नहीं बताया, इसको ध्यान से सुनिएगा। द अमाउंट ऑन विच सच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड, ब्याज जो आप कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो जिस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए। और 100 का मल्टीपल अब कैसे बनाएंगे, सुनिए ध्यान से। मान लीजिए, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कोई करदाता है जिसका टैक्स जो बनता है वो बनता है बेटा 5,120 रुपये। एक व्यक्ति का टैक्स 5,120 रुपये बनता है, और बेटा वो उसने जो आईटीआर भरने में, आईटीआर जो उसने भरने में कितने मंथ डिले कर दिया, डिले कर दिया बेटा उसने, सपोज करो 2 मंथ एंड 5 डेज, 2 महीने 5 दिन की देरी से उसने अपने आईटीआर भरी है। तो अब क्या होगा, 2 महीने 5 दिन को तो बेटा कितने मंथ्स कर देंगे, 3 मंथ्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, इंटरेस्ट 5,120 पे कैलकुलेट नहीं करना। इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेट करने से पहले इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर देना 100 के मल्टीपल में। तो 5120 को बेटा 100 के मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको 5100 मान लेंगे। और ध्यान रखना, अगर ये 5120 की बजाय बेटा 5180 भी हो, 5195 भी हो, 5195 हो, तो भी बेटा इसको 5100 ही करना है, क्योंकि लिखा हुआ है देखो, फॉर दिस पर्पज एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 विल बी इग्नोर्ड। एनी फ्रैक्शन ऑफ 100 को इग्नोर करना है, यानी कि ये 95 को बेटा इग्नोर करना है। 95 क्या है, 100 का एक हिस्सा है, एनी पार्ट कह लो, एनी पार्ट ऑफ 100 या एनी फ्रैक्शन ऑफ 100, 100 का हिस्सा, उसको इग्नोर करना। तो इंटरेस्ट बेटा 5100 पे निकलेगा, और कितने परसेंट, 1%, और कितने महीने का, 3। ठीक है, तो ये बेटा बनेगा 153 रुपये। ठीक है, बट जब आप पेमेंट करोगे, टोटल पेमेंट बाय असेसी, असेसी जो टोटल पेमेंट करेगा वो पेमेंट करेगा 5120 प्लस 153। यानी कि ये जो हमने राउंड फिगर में कन्वर्ट किया था 100, ये सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है। राउंड फिगर में बेटा जो कन्वर्जन करना है उसका पर्पज है सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा नियम बनाया गया। अदरवाइज तो आपको यही पैसा देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हम पेमेंट करेंगे 5120 प्लस 153, 5273 रुपये की बेटा पेमेंट करेंगे। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? हाँ जी बेटा बताइए। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट बेटा जो कैलकुलेट होगा वो टैक्स के अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। टैक्स का अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो सेल्फ असेसमेंट का जो इंटरेस्ट है वो कौन से अमाउंट पे निकलेगा, देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बेटा आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपनी इनकम डिक्लेयर करोगे। ठीक है, आप अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर करोगे आईटीआर के अंदर कि आपकी पूरे साल की टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, उसके ऊपर आपका टैक्स जो होगा वो कैलकुलेट करोगे। जैसे अभी पीछे मैंने एग्जांपल लिया था, 6,27,500 की मैंने टोटल इनकम ली थी, और उसके ऊपर मैंने टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया था 39,520 रुपये। उसमें से बेटा फिर हमने क्या क्या माइनस किया था, एडवांस टैक्स पेड माइनस किया था, टीडीएस माइनस किया था। ये एडजस्टमेंट करनी है, एडवांस टैक्स, टीडीएस, और सेक्शन 90, 90 या 91, ये बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, डबल टैक्सेशन रिलीफ। अगर किसी इनकम पे 2 कंट्रीज में टैक्स लग गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट ने भी टैक्स ले लिया, तो अगर ऐसी कोई इनकम है जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन लग जाए,
तो आप बेटा इंडियन गवर्नमेंट से रिलीफ मांग सकते हो, राहत मांग सकते हो कि मुझे राहत दी जाए, दूसरी कंट्री में मैं ऑलरेडी इस इनकम पे टैक्स दे चुका हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट आपको राहत दे सकती है सेक्शन 90, 90 91 91 के अंडर। एक बेटा आता है एनी टैक्स क्रेडिट अलाउड टू बी सेट ऑफ अंडर सेक्शन 115 JAA। ये बेटा कंपनीज के केस में आता है, कंपनीज के केस में एक डीम्ड इनकम का कंसेप्ट आता है, उससे रिलेटेड है। तो ये बेटा आप वैसे लिख देना, बट इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये बेटा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इंटरेस्ट बेटा कैलकुलेट किस रेट से होगा, 1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं पेनल्टी। ध्यान से सुनिएगा, पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F। सबसे पहली बात बेटा जो ध्यान रखनी है, पेनल्टी जो लगेगी एसएससी के ऊपर वो इन एडिशन टू इंटरेस्ट, वो ब्याज के अलावा होगी, ब्याज को मिलाकर नहीं होगी, ब्याज के अतिरिक्त होगी, ठीक है। अब पेनल्टी बेटा ध्यान से सुनना कब लगती है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर लिखना कैसे वो आपको बताऊंगा। अंडर सेक्शन 234F बेटा जो पेनल्टी लगाई जाती है वो तब लगाई जाती है यदि आपने फॉर डिले किया हो, लिखा ही हुआ लेट फाइलिंग, फॉर डिले इन फाइलिंग, ITR। अब ध्यान से सुनना, ITR की फाइलिंग अगर आपने लेट की है और आपकी जो उस केस में बेटा इनकम देखी जाएगी, इनकम देखो, सबसे पहले आपकी इनकम देखी जाएगी, जिस व्यक्ति से पेनल्टी वसूल कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसकी इनकम बेटा इसके 3 केसेस हो सकते हैं, सुनिए। एक तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम बेटा आपकी क्या हो, 2.5 लाख से कम हो, एग्जम्पशन लिमिट से ही कम है। यदि 2.5 लाख से बेटा आपकी इनकम कम है तो चाहे आपने ITR कभी भी फाइल की हो, चाहे आपने विद इन बिफोर ड्यू डेट, हाँ जी बेटा, चाहे आपने अपनी ITR कैसे भरी हो, हाँ जी बेटा, बिफोर ड्यू डेट या भरी हो आफ्टर ड्यू डेट, दोनों ही केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, नो पेनल्टी। हाँ जी बेटा, अगर आप ड्यू डेट से पहले भर देते हैं ITR तो भी नहीं लगेगी क्योंकि आपकी इनकम ही 2.5 लाख से कम है, इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है। तो टोटल इनकम बिलो, यहाँ बेटा एग्जम्पशन लिमिट लिख लेना क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग होती है, तो इसीलिए यहाँ 2.5 लाख की बजाय एग्जम्पशन लिमिट लिखना ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। अच्छा, दूसरा, यदि किसी असेसी की इनकम, हाँ जी बेटा, यदि किसी असेसी की जो टोटल इनकम है, हाँ जी बेटा, वो 5 लाख रुपए से कम है, हाँ जी बेटा, 5 लाख रुपए से कम है, और यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, हाँ जी बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से कम है, हाँ जी बेटा, उस केस में उसके ऊपर बेटा अगर उसने ड्यू डेट तक बेटा अगर पेमेंट कर दिया तो कोई पेनल्टी, बिफोर ड्यू डेट हम बना लेते हैं, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट नो पेनल्टी, ड्यू डेट से पहले तो बेटा किसी पे लगती नहीं, और आफ्टर ड्यू डेट अगर ड्यू डेट के बाद वो रिटर्न भरेगा तो बेटा पेनल्टी लगेगी ₹1000। 1,000 से ज़्यादा की पेनल्टी बेटा नहीं लग सकती, मैक्सिमम अमाउंट 1,000 रुपये उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, किस व्यक्ति के ऊपर जिसकी पूरे साल की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, उसके ऊपर पेनल्टी का अमाउंट 1,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आ जाइए, जिसकी टोटल इनकम बेटा 5 लाख से क्या हो, ज़्यादा हो, ऐसा कोई करदाता जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अब इसमें भी फिर वही बात है, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट का मतलब
जो लास्ट डेट है उससे पहले ही उसने भर दी, नो पेनल्टी। और अगर बेटा लास्ट डेट जा चुकी है उसके बाद आईटीआर भरी है, सपोज करो लास्ट डेट 31 जुलाई थी, ठीक है जी, 31 जुलाई 2020 थी, तो पेनल्टी लगेगी नहीं। मान लीजिए उसने आईटीआर भरी 31 जुलाई के बाद, वो लेट हो गया, तो उसने आईटीआर भरी है 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। ध्यान से सुनते जाइए, 1/8/20 से 31/12/20 के बीच में आईटीआर भरी है। तो उस केस में यदि उसकी टोटल इनकम बेटा कितने से ज़्यादा है, 5 लाख से, तो उस केस में बेटा 5,000 की पेनल्टी है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आईटीआर भरने में लेट हो गया, और लेट इस पीरियड के बीच में उसने भरी है, लेट होने के बाद बेटा 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर के बीच में उसने आईटीआर भरी है, तो 5,000, ठीक है। और यदि उसने बेटा अपनी आईटीआर भरी है 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 21 से लेकर और 31 मार्च 21 तक बेटा आप आईटीआर भर सकते हो। यदि आप 31 दिसंबर के बाद भर रहे हो, जनवरी फरवरी मार्च के दौरान, तो 10,000 रुपये की पेनल्टी है। हाँ जी बेटा, 10,000 रुपीज़ की बेटा पेनल्टी लग जाएगी। अब इसको बेटा आप एक टेबल की हेल्प से भी शो कर सकते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी बेटा 10,000 की है। देखो, जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उनके ऊपर तो चाहे उन्होंने ड्यू डेट के बाद अगर वो लेट हो भी गए हैं, चाहे जनवरी में भरी हो चाहे फरवरी में, तो भी 1,000 है। इस केस में भी बेटा 1,000 रहेगी, इस केस में भी 1,000 रहेगी, अगर ये वाला केस है, टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम है। बट टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में लेट होने पर पेनल्टी के अमाउंट को बेटा 2 बार बढ़ाया जा सकता है। एक बार 5,000, और एक बार बेटा उसको 5,000 से बढ़ा के 10,000 भी किया जा सकता है, अगर आप दिसंबर से भी लेट करोगे तो इसको बेटा लिखना कैसे है एग्ज़ाम में, अब वो देखिए। हाँ जी बेटा, अप टू डेडलाइन कोई पेनल्टी नहीं है, चाहे इनकम 5 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर आपने ड्यू डेट के बाद बट 31 दिसंबर से पहले भरी है तो 1,000 रुपये। और यदि बेटा आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और आपने रिटर्न भरी है ड्यू डेट के बाद बट 31 दिसंबर से पहले, तो 5,000। और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में अगर आईटीआर भरी है आपने, ठीक है बेटा, तो उस केस में अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है आपकी, टोटल इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है, तो पेनल्टी बेटा 10,000 रुपये लगेगी। और यदि टोटल इनकम 5 लाख से कम है या पूरे 5 लाख ही क्यों ना हो, तो उस केस में बेटा आपकी पेनल्टी 1,000 वही रहेगी, 1,000। अब लास्ट ईयर बेटा क्या हुआ था, सुनिए। लास्ट ईयर जो है हमारा कोविड की वजह से जो हमारी आय का विवरण दाखिल करने की डेट है, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके ही बेटा ड्यू डेट, लास्ट डेट क्या की थी, 10 जनवरी। हाँ जी बेटा, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 जनवरी 2020 कर दी थी बेटा डेट, आय का विवरण दाखिल करने की लास्ट डेट ये थी। अब एक बात बताओ, 10 जनवरी 2020 से पहले यदि कोई रिटर्न भरेगा, तो बेटा कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि लास्ट डेट ही 10/1/20 थी, इससे पहले नो पेनल्टी। इसके बाद कोई भरेगा, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। हाँ जी बेटा, पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड, पेनल्टी लगाई जाएगी यदि कोई इस डेट के बाद भरता है। 10 जनवरी तक अगर कोई बेटा भर दे तो कोई पेनल्टी लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से लास्ट ईयर बेटा डेट एक्सटेंड की, 10 जनवरी 2020 कर दी थी। इससे पहले भरने पे कोई पेनल्टी नहीं, इसके बाद भरने पे पेनल्टी लगेगी। अब अब ये देखो पेनल्टी कितनी लगेगी। अब ये देखो, ये 10 जनवरी 20 के बाद तो इस स्लैब में आ गया। 10 जनवरी 2020 वाली डेट बेटा इस स्लैब में आ गई। अब यहाँ पे फिर वही दो बातें हो सकती हैं। 10 जनवरी 2020 से पहले तो नो पेनल्टी, इसके बाद यदि कोई भरता है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, यदि इनकम 5 लाख से बेटा कम है और यदि उसकी इनकम 5 लाख से क्या है, ज़्यादा है। हाँ जी, तो 5 लाख से कम है, तो इस केस में तो बेटा पेनल्टी 1,000 ही रहेगी।
और इस केस में पेनल्टी रहेगी 10,000। तो लास्ट ईयर ये जो डेट एक्सटेंड होने की वजह से ये वाली जो लिमिट है बेटा ये ख़त्म ही हो गई थी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो उस केस में क्या हुआ था, मैं उसको लिखना कैसे आपने, हाँ जी बेटा, अभी अभी ये मैं समझा चुका हूँ, इसको आप रीड कर लीजिए। ये बेटा बात जरूर लिखनी है आपने, पेनल्टी से। हाँ जी बेटा, ये बेटा एक सम है, चलो इसको फटाफट से रीड करते हैं। ये वैसे तो मैंने करवाया था, अभी वही है, बट इसमें पेनल्टी का अमाउंट और देख लेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए वही फिगर्स भी वही हैं जो मैंने एग्जांपल में ली थी बेटा, वही फिगर्स हैं। आईटीआर भरी गई है 10 अक्टूबर को। तो इस केस में बेटा जो टैक्स निकाला था, मुझे टैक्स का अमाउंट याद है। हाँ जी बेटा, देखिए मैं इसको पहले ड्रॉ कर दूं। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे 3 चीज़ें निकालनी है, सुनिए क्या क्या निकालना है। टैक्स का अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, प्लस बेटा पेनल्टी। ये तीनों अमाउंट मैं इस सम में निकालूंगा। पहले मैं लास्ट डेट लिख लेता हूँ। लास्ट डेट बेटा क्या थी, 31 जुलाई। आय का विवरण दाखिल करने की डेट बेटा 31/7/20 है, ठीक है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। अब ये देखो जो टैक्स कितना बना था बेटा, इस क्वेश्चन में टैक्स बना था आई थिंक 3820 था। हाँ जी बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, इस केस में जो टैक्स बना था वो बना था हमारा 3800 रुपये बेटा बना था। ये पहले मैं कैलकुलेट करके दिखा चुका हूँ आपको इसी क्लास के अंदर। तो 3800 रुपीज़ बेटा जो उसका टैक्स बनता है, उसको 31/7/20 बेटा लास्ट डेट थी। इस डेट तक हमें अपनी आईटीआर भरनी थी, जबकि अपनी असेसी ने अपनी आईटीआर कब भरी है, 10 अक्टूबर को। हाँ जी बेटा, 10 अक्टूबर 2020 को। तो आप पहले डिले देखो कितना टाइम वो डिले कर दिया। तो ये बेटा बन रहा है अगस्त सितंबर, 2 महीने और 10 दिन। दो 2 महीने 10 दिन बेटा बन रहा है, 2 months and 10 days। तो इसको बेटा हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 मंथ्स में कर देंगे। पार्ट ऑफ द मंथ को फुल मंथ कंसीडर करना है। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा देखो, यहाँ मैं नीचे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, या चलो यहीं कैलकुलेट कर देते हैं बेटा। तो इंटरेस्ट बेटा लगेगा 3800 का कितने परसेंट बेटा, 1%। और कितने मंथ्स का, 3। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 114 आ जाएगा बेटा, 114, ठीक है। ये बेटा बन जाएगा 3800 रुपये, तो बेटा ये पे करने पड़ेंगे, और 114 रुपये बेटा ये। तो टोटल पेमेंट कितने की जाएगी, टोटल बेटा 3914 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए 3914। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे पेनल्टी की बारे में और बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो, टोटल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड अलोंग विद पेनल्टी। साथ में बेटा पेनल्टी भी पूछी हुई है। अब पेनल्टी देखो लगेगी या नहीं लगेगी। पेनल्टी के लिए बेटा ये देखो 31 जुलाई, पहले तो उसकी इनकम देखो, इनकम बेटा 5 लाख से ज़्यादा है। जब इनकम बेटा 5 लाख से ज़्यादा हो तो पेनल्टी के दो अमाउंट बताए थे, ठीक है। पहले तो ये देखो लेट तो वो हो गया, पेनल्टी तो लगेगी। अब उसने जो आईटीआर भर दी है 10/10/20 को, तो बिफोर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से बेटा पहले भर दी। हाँ जी बेटा, कब भरी है, बिफोर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले यदि कोई अपनी आईटीआर भर देता है, तो उस केस में मैंने आपको पेनल्टी बताई थी, 5,000 रुपये की बेटा पेनल्टी लगती है। 5,000 की कब लगती है, जब इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो। इनकम 5 लाख से ज़्यादा है उसकी, तो पेनल्टी का अमाउंट बेटा 5,000 रुपये ये लगेगा। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा असेसी को। हाँ जी बेटा, टोटल अमाउंट देखो 3800 रुपये तो बेटा टैक्स के हो गए, 114 रुपये बेटा ब्याज के हो गए, और 5,000 रुपये बेटा पेनल्टी के हो गए। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेना, ये बेटा 8914 आंसर आ जाएगा।
₹8,914 बेटा आंसर बनेगा। ठीक है। अब इसमें बेटा एक केस और है, नीचे देखो, एक केस और है, केस नंबर बी। केस नंबर बी में बेटा क्या कहता है, ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब बेटा इस केस को लेते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, यदि बेटा ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, देखो बेटा, आय का विवरण दाखिल करने की डेट क्या थी, 31 जुलाई, उसको एक्सटेंड कर दिया। वैसे तो 31 जुलाई डेट थी, एक्सटेंडेड डेट क्या हो गई, 10/1/21। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 10/1/21, ये बेटा लास्ट डेट थी, ये क्या होगी, एक्सटेंडेड डेट। इस एक्सटेंडेड डेट से पहले पहले भर दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब भरी कब है बेटा रिटर्न, ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी, ठीक है, ड्यू डेट वाज एक्सटेंडेड, और मान लीजिए बेटा उसने जो रिटर्न भरी है, हाँ जी बेटा, उसने जो रिटर्न भरी है अपनी एक्चुअल में, वो भरी है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी 21 को रिटर्न भरी है, ये है एक्चुअल डेट, ये बेटा एक्चुअल डेट है ऑफ फाइलिंग रिटर्न। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बेटा क्या क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली बात, असेसी को इंटरेस्ट बेटा जो कैलकुलेट होगा, टैक्स का अमाउंट तो बेटा 3800 लिख ही लो, टैक्स तो 3800, इंटरेस्ट बेटा कहाँ से कैलकुलेट होगा, एक्सटेंडेड डेट से, एक्सटेंडेड डेट से कैलकुलेट करो 10 जनवरी से 15 फरवरी, 10 जनवरी से बेटा 15 फरवरी जो पीरियड बनेगा, कंप्लीट मंथ्स बेटा, वो 2 मंथ्स बनेंगे। 10 जनवरी से लेकर अगर 15 फरवरी तक कैलकुलेट करोगे तो एक महीना बेटा 5-7 दिन बनेंगे, तो उसको 2 मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 2 महीने का बेटा ब्याज लगा दो, 3800 के ऊपर 2 महीने का ब्याज, तो ब्याज कितना बनेगा देखो, 3800, 3800 के ऊपर बेटा 1% और 2 मंथ्स का इंटरेस्ट, तो ये बेटा 76 रुपीज़ इंटरेस्ट के बनेंगे। तो यहाँ मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूँ, इंटरेस्ट बेटा 76 रुपीज़ ही हो गया। अब टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अब और क्या लगेगा, पेनल्टी। पेनल्टी बेटा कितनी लगेगी, अब ये देखो 10 जनवरी के बाद रिटर्न भरी है और 15 फरवरी को, तो इस केस में बेटा मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड डेट जब 10 जनवरी है तो ये बेटा थर्ड स्लैब में आ गया। थर्ड स्लैब में मैंने आपको बताया था, यदि जनवरी टू मार्च के बीच में भरी जाती है और अमाउंट बेटा 5 लाख से ज़्यादा भी है, टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो पेनल्टी बेटा कितने की लगेगी, 10,000, 10,000 की बेटा पेनल्टी भी लगेगी। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, 10,000 प्लस 3800 प्लस 76, हाँ जी बेटा, आंसर कितना आएगा, 13,876, 13,876 पे बेटा पे करने पड़ जाएंगे असेसी को। बताइए, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, बहुत लंबी क्लास चली गई है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, बाय बाय।